महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होने वाली है। तारीख आ गई है 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक 10 दिनों में मोदी की कई चुनावी सभाएं होंगी। क्या हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी नरेंद्र मोदी महायुति को जीत दिलाएंगे? हरियाणा में मोदी की चुनावी रैलियों का सक्सेस रेट करीब 55% था। क्या महाराष्ट्र में मोदी 60% का टारगेट अचीव कर पाएंगे? संकेत तो कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में जबरदस्त उठापटक चल रही है। राहुल पवार ठाकरे का खेमा 85-85 के फेर में फंसा हुआ है। महाविकास अघाड़ी के अंदर माहौल जबरदस्त सियासी हो रखा है और इसका सीधा सीधा फायदा शिंदे, फडणवीस, अजित पवार को मिलने वाला है। अब की बार महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी का एम फैक्टर महायुति के लिए कैसे गेम चेंजर और महाविकास अघाड़ी के लिए डेंजर साबित होने वाला है, इस खास रिपोर्ट को देखिए। राहुल के 85, ठाकरे के 85, पवार के 85। क्या मोदी को हराने के लिए इंडी के लिए ये नंबर ही हैं काफी, या फिर मोदी विरोधी खेमे में खेल हो गया बहुत सियासी? और क्या पूरी पिक्चर अभी भी है बाकी? 85, 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 85। महाअघाड़ी 85-85 पर ही अटकी है। राहुल ठाकरे पवार के गुट में 33 सीट पर अभी भी पूरी क्लियरिटी नहीं दिख रही है, जबकि मोदी ने महायुति में आगे की पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। 3 पार्टियों का अलायंस उधर भी है, 3 पार्टियों का अलायंस इधर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि महाअघाड़ी वाले दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक आपस में ही लड़ रहे हैं। महायुति वाले बिना शोर शराबा किए महाराष्ट्र में भी एकजुट हैं, दिल्ली में भी एकजुट हैं। वैसे तो सीट शेयरिंग पर पेंच महायुति में भी फंसा है। महाराष्ट्र की ऐसी करीब 23 सीटें हैं जहां महायुति में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी और उसी के बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को अमित शाह का फोन आ गया, दिल्ली बुलावा आ गया और सबने मिल बैठकर मामला सुलझा लिया। कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, सब निपट गया। अमित शाह ने महायुति के एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों नेताओं को क्लियर कट मैसेज दिया। शाह का मैसेज नंबर 1 था, ध्यान रखना कि बागी खड़े ना हो। शाह का मैसेज नंबर 2 था, महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा नहीं करेगा। और शाह का मैसेज नंबर 3 था, तीनों पार्टियां एक साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। चीज का फिक्र नहीं है। मैं आपको आज पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये बताना चाहूंगा कि महायुति की सरकार कम से कम 175 सीट जीतेगी और वापस महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। बिल्कुल उलझने नहीं लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीट अपने डिक्लेयर कर चुके हैं हम। उसके साथ ही शिंदे जी ने भी लगभग 65 सीट डिक्लेयर कर दिए हैं और अजित दादा ने भी अपनी सीटें डिक्लेयर की है। कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर चर्चा होना स्वाभाविक है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर सभी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्येय है महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार देना, महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देना और इसके लिए चर्चा करके इसमें से विनेबिलिटी का फैक्टर देख के अच्छा कैंडिडेट कौन है ये देख के निर्णय लिया जाएगा। कुछ सीटों पे तो अभी वैसे देखने जाओ तो कांग्रेस की एक भी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है अभी तक। आज तारीख है 24, 29 को नामांकन का आखिरी दिन है। मेरे कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में आज ये भी मालूम नहीं कौन लड़ने वाला है, कौन आने वाला है, उम्मीदवार तो छोड़ ही दो। तो बहुत से कंस्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस और शिवसेना का ये प्रॉब्लम है कि उनके पास देने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है, इसीलिए उनको लिस्ट डिक्लेयर करने में देरी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारे अजित दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके पास अनेक विकल्प होने के कारण, अनेक चॉइस होने के कारण निर्णय लेने में कुछ सीट में देरी हो रही है। दिल्ली में महायुति की ऑल इंपॉर्टेंट बैठक भले ही अमित शाह की मौजूदगी में हुई हो, लेकिन पर्दे के पीछे इस मीटिंग के सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, जो रूस से वापस भारत लौट चुके हैं और अब महाराष्ट्र वाले प्लान पर काम शुरू कर चुके हैं।
महाराष्ट्र के पॉलिटिकल थ्रिलर में वैसे तो 2M यानी महायुति और महाअघाड़ी की फाइट है, लेकिन महायुति के साथ सबसे बड़ा M फैक्टर यानी मोदी फैक्टर है। और जब नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगे तो विरोधी टिक नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा में चुनावी जीत के बाद मोदी का एक्स फैक्टर लौट आया है। प्रधानमंत्री फिर से अपने पुराने रंग रूप में, पुराने तेवर में नजर आने लगे हैं और वोटर्स को मोदी का यही अंदाज बेहद पसंद आता है। 24 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 52% वोटर्स का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही था कि नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना है। महाराष्ट्र के वोटर्स उसमें कामयाब हो गए और अब 24 के महाराष्ट्र विधानसभा में भी मोदी का चेहरा ही महाराष्ट्र में महायुति के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और ये कैसे होगा, इसका खाका भी अभी से रेडी कर लिया गया है। महाराष्ट्र की सियासी पिच पर नरेंद्र मोदी दिवाली के बाद उतरेंगे, महाराष्ट्र के कोने कोने का राउंड लगाएंगे। बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी की लगभग 8 दिनों तक महाराष्ट्र में कई चुनावी सभाएं होंगी। 5 नवंबर से 14 नवंबर तक महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री की सभाएं होंगी। मोदी महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में रैली करेंगे और वो सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं, महायुति के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र के चुनावी रण में मोदी किस तरह एक एक सीट को डोमिनेट कर सकते हैं, वोटर्स का पूरा सेंटीमेंट महायुति की ओर मोड़ सकते हैं, ये समझने के लिए आपको हरियाणा के चुनावी नतीजों का एक आंकड़ा दिखाते हैं। क्योंकि हरियाणा की चुनावी पिच पर मोदी ने जहां जहां चुनावी सभाएं की, वहां वहां बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी ने सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार और पलवल में कुल 4 रैलियां करके वहां की 20 सीटों पर प्रभाव छोड़ा था और 11 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी थी। इस हिसाब से हरियाणा में मोदी की रैलियों का सक्सेस रेट 55% रहा। पब्लिक से मोदी का जो कनेक्ट 24 के लोकसभा चुनाव में कुछ कम हो गया था, वो हरियाणा ने वापस लौटा दिया। और अब पब्लिक से मोदी का यही कनेक्शन महाराष्ट्र में महायुति के लिए जीत का ऑक्सीजन बन सकता है। राहुल पवार ठाकरे को झटका क्यों लग सकता है, खासकर राहुल क्यों महाराष्ट्र की पिच पर मोदी के सामने नहीं टिकेंगे, ये रामदास अठावले ने इंडिया टीवी के चुनाव मंच में बता दिया है। देखते हैं कौन है कितना तैयार, महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। देखते हैं कौन है कितने तैयार, महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। महाविकास आघाड़ी की हो जाएगी हार और महायुति की बनेगी सरकार। राहुल गांधी भारी नहीं पड़ेंगे, मतलब इस देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी। जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। और जो महाविकास आघाड़ी की है तैयारी, नहीं, महाविकास आघाड़ी है, हर एक पार्टी को सत्ता में आने का पूरा अधिकार है। महाविकास आघाड़ी की भी कोशिश है। माननीय शरद पवार साहब बड़े खिलाड़ी है, लेकिन हम लोग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी का विजन है देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का है। इसलिए राहुल गांधी जी ने इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कितनी भी जल्दबाजी करेंगे तो उनको जल्दी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए जब तक हम लोग एक साथ हैं, हमारी एनडीए स्ट्रांग है, तब तक उनको ये संभव नहीं है। इसलिए आप सदन में कहते हैं कि मैं उधर आकर क्या करूं। हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ भाई मैं उधर जाकर क्या करूँ, मतलब उधर जाना है, मतलब भूखा मरना है, उधर जाकर के क्या करूँगा। मतलब मैं अभी मुझे मालूम है कि भाई हवा तो नरेंद्र मोदी जी की है, तो मुझे पॉलिटिकल हवा का रुख मालूम होता है कि भाई कब कौन सा निर्णय लेना चाहिए। और जब तक नरेंद्र मोदी जी हवा है तब तक मैं इधर हूं। महायुति में सब कुछ सॉर्टेड नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महाअघाड़ी में अभी भी जबरदस्त कंफ्यूजन फैला है। सीट शेयरिंग की टेंशन के बीच ही महाअघाड़ी के कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भरना भी शुरू कर दिया है। महाअघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियां 85-85-85 वाला फार्मूला लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ठाकरे गुट के संजय राउत कैमरे पर आते हैं तो सीटों के ऐलान के बाद भी करेक्शन की बात करते हैं। अंदर मची खींचतान को अफवाह बताकर, हवाबाजी बताकर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैक्ट नहीं बताते। फैक्ट ये है कि महाअघाड़ी में ठाकरे गुट की शिवसेना
सबसे कमजोर पिच पर है। इस बार अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी को अपने अलायंस में 100 से कम सीटें मिलती हैं तो 1995 के बाद ये उनका सबसे कमजोर आंकड़ा होगा। 1995 में शिवसेना ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 73 सीटें जीती थीं और 2019 के चुनाव में शिवसेना ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मगर इस बार शिवसेना अभी तक सिर्फ 85 सीटों का ऐलान कर पाई है। महाअघाड़ी में अब सिर्फ 33 सीटों का ऐलान होना बाकी है, उसमें भी दूसरी पार्टियों को सीटें बांटनी है और ये महाअघाड़ी गुट में विवाद की वजह बन सकती है। इसका हिंट संजय राउत ने कैमरे पर दे दिया है। सेंचुरी से कम में ठाकरे गुट कोई समझौता नहीं करने वाला है। देखिए, शिवसेना ऑफिशियली के भी लिस्ट जारी नहीं करेगी। कल ट्विटर पर एक लिस्ट आई है, उसमें भी बहुत करेक्शंस हैं, वो करना पड़ेगा, वो आज हो जाएगा। लेकिन तीन पार्टी के लगभग 85 जो क्षेत्र है उस बारे में हमारा एक मत हुआ है और बाकी के जो बचे हैं विधानसभा, उसके ऊपर अब शाम तक पूरा निर्णय हो जाएगा। हमारे कोई छोटे छोटे दल है, हमारे मित्र हैं, उनको भी सीटें देनी पड़ेगी, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसी अफवाहें उड़ती रहती है, ये हवाबाजी पतंगबाजी चलती रहती है। जरूर कल हम पवार साहब के सामने बैठे थे, पवार साहब ने हमें गाइड किया, उद्धव ठाकरे साहब ने भी फोन पर गाइड किया और हमें चाहते हैं कि किसी भी रोक टोक के बिना ये चुनाव हो जाए, हमारी जो एकता है वो लोगों के सामने आए। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले की बात मत करिए आप। और हो जाएगा शाम तक, वो हमारा निकष हमारे पास रहेगा ना, हम कर लेंगे। हमें मालूम है, हमें 50 साल से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, हमको पता है। सेंचुरी के नजदीक हम आए हैं, अब 2-4 सिक्सर मार देंगे, सेंचुरी हो जाएगी ना। 85 तक पहुंच गए ना, और अभी तक खेल रुका नहीं है, मैच खत्म नहीं हुए और एक दिन है मैच का, तो जो बचे हुए रन्स है वो निकाल देंगे हम। संजय राउत के बयान से ये तो क्लियर है, महाअघाड़ी में सीटों को लेकर तल्खी तो दिख रही है। 85-85 वाले फार्मूले का ऐलान भले ही हो गया है, बाकी बची सीटों का ऐलान होने की बात भले ही कही जा रही हो, लेकिन रातों रात मोदी विरोधी गुट में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। संकेत अभी से मिलने लगे हैं, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि महाअघाड़ी बाकी बची सीटों का ऐलान कब करेगी। देखो, पहले हमारे को सरकार लाना हमारा दायित्व है और फिर उसके बाद हमारे हाईकमांड उसमें डिसीजन लेंगे। महाराष्ट्र बचाना हमारा दायित्व बनता है और महाराष्ट्र बचेगा तो ही बाद में सरकार। की स्टेटस क्या है अभी? 50 से 85 कल किया हमने और अब आज शाम तक, नहीं तो कल हमारा सीट डिक्लेरेशन हो जाएगा। संजय राउत कैमरे पर आकर कुछ और कहते हैं, नाना पटोले कोई और ही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और जब आदित्य ठाकरे कैमरे पर आते हैं तो इशारों में बताते हैं कि महाअघाड़ी में बड़ा भाई छोटा भाई की लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो इस बात की है कि कौन कितनी ज्यादा सीटें जीत सकता है।